वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और ब्रेक से पहले हमने बात की मुस्तकबिल की, कल क्या होने वाला है, किसको कैसे अपने हालात को बेहतर करना है, क्या क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, ये तो सारी बात हो गई। लेकिन ये तो हो गई थी मुस्तकबिल की बात या वर्क की बात, हम जो करते रहे कि क्या करें हालात या फाइनेंशियल पोजीशन की। अब आ जाते हैं हम सेहत की बात करने। सेहत के हालात भी इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में, कराची में बड़े डिस्टर्ब हैं। अभी हम डॉक्टर साहिबा जो हमारी मेहमान है, अभी मैं आपका तारुफ भी उनसे करवाती हूँ, लेकिन उनसे मैं यही बात करती थी कि इतनी सारी चीज़ें हैं इस वक्त हो कि किस किस चीज़ पर आप बात करें। इतने सारे वायरल वबा और पता नहीं क्या क्या क्या, उसके साथ साथ जो पुरानी बीमारियां चली आ रही हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, वो अलग है। तो बहुत सारी बीमारियों से एक एक शख्स जो है ना वो उस वक्त उनकी बैटल जारी है, कैसे हेल्दी बना सकें खुद को, कैसे बचा सकें, सिम्टम्स कैसे पकड़ेंगे। ज़ाहिर है हम और आप इतनी अच्छी तरह नहीं जानते, इसी के लिए हम बुलाते हैं एक अदद डॉक्टर साहिबा को या डॉक्टर साहब को, आपके लिए और मेरे लिए आसानी पैदा करने के लिए, डॉक्टर अदीला ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अर्सला? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। सही टाइम से आई है ना, देखिए कितना अच्छा आ जाओ। हेयर वेयर सब करवाया। सही कह जरूरी है ना वक्त का ख्याल रखना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं बीमारियों की तरफ। हम अभी ब्रेक पर भी आपसे बात कर रहे थे, ऑफेयर थे जब हम, कि हम किस पे बात करें। हम चिकनगुनिया पे बात करें, हम मलेरिया पे बात करें, हम डेंगू पे बात करें। और अभी जो लास्ट हमारे पास एक डॉक्टर साहब आई थी, उन्होंने तो बताया कि किसी को दो बीमारियां भी एक साथ, यानी डेंगू और मलेरिया भी साथ साथ हो रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, मच्छर भी उन्होंने एका कर लिया। तो ये एक्चुअली जो है वो प्रॉब्लम अभी फिलहाल कराची में यही है कि जो कराची में स्लम एरियाज हैं और जो कचरे का इशू जो चल रहा है ना, आप मच्छर खत्म ही नहीं कर सकते जब तक आप वो जो है ना जो गंदगी ना उठाए। गंदगी है बिल्कुल, हर जगह आपको कोने में, मतलब क्लीनिंग का जो इशू कराची में चल रहा है ना, मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूँ उसको पंजाब से और बाकी सारी जगहों से, तो अभी थोड़े अरसे पहले मैं लास्ट 10 डेज बैक मैं इस्लामाबाद गई थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं फॉरेन कंट्री में आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और जब मैं कराची में आई तो मुझे इतना डिप्रेशन हुआ कि पाकिस्तान के ही दो बड़े शहर, कराची इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसका एक नाम है कि टॉप 20 सिटीज बिगेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आता है, तो वो उसका मेंटेनेंस उस तरह का नहीं है जैसा होना चाहिए, और जिसकी वजह से, और ऊपर से यहाँ पे ओवर क्राउडिंग भी है। अगर कंपैरिजन देखा जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन इज क्वाइट मोर, अगर हम सारे बाकी शहरों को कंपेयर करें, लाहौर है, इस्लामाबाद है, भावलपुर है, या बलूचिस्तान के शहर है, पीएपी के शहर है, इट इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो हम लोगों को उसके हिसाब से जो है इसकी क्लीनलीनेस को, इसकी, क्योंकि ओवर क्राउडिंग है, ऑब्वियसली इट्स अ अपॉर्चुनिस्टिक सिटी। लोग यहाँ आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और यहाँ से साफ रखना नहीं चाहते, कमाना चाहते हैं, पैसे गांव भेजना चाहते हैं, लेकिन सफाई नहीं करना चाहते, गंदा भी रखना चाहते हैं। तो अच्छा, ये भी इनको समझ नहीं आती लोगों को कि अगर आप ऐसे गंदगी कर रहे हैं जहाँ से आप अर्निंग के लिए आए हैं, अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज्यादा किसी भी लेवल पे, लेकिन अगर आप गंदगी कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपकी बीमारी पे भी जा रहा है जी। वो उसकी कैलकुलेशन ही नहीं है, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद फिर जितनी गंदगी होगी उतने मच्छर आएंगे। आप मच्छर को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। ओहो। और दूसरी क्या करें जी, हो गया अगर किसी को, अगर फॉर इंस्टेंस आजकल जो सबसे ज्यादा कॉमन जो मैं चैलेंज फेस कर रही हूँ प्रेगनेंसी में, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरे पास प्रेगनेंसी में ही सारी सिचुएशन आती है। लास्ट 15 डेज बैक मैं इस्लामाबाद में थी, तो मैंने एक पेशेंट एडमिट किया था चिकनगुनिया के साथ। और प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कितनी प्रॉब्लम होती होगी अगर उसको चिकनगुनिया या मलेरिया खुदा ना खास्ता हो जाए तो? वैसे मलेरिया तो नहीं, लेकिन चिकनगुनिया के तो इशू ये है कि चिकनगुनिया 3 सिचुएशंस के साथ प्रेजेंट करता है आपकी बॉडी में। अच्छा, पहले आपको किसी इफेक्टेड मस्कीटो ने बाइट किया। अच्छा, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों का जो मच्छर है वो सेम है, एडीज एजिप्टाई कहते हैं इसको। ठीक है। और तो इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेगनेंट वाटर होगा ना, जैसे हम डेंगू के लिए कहते हैं कि कहीं भी पानी खड़ा ना होना चाहिए, बिल्कुल। इसी तरह चिकनगुनिया का है, सेम गोज विद इट, क्योंकि वो मच्छर उगता ही वहाँ है, और ये साफ पानी का मच्छर है। ये गंदे पानी का मच्छर है भी नहीं। अब क्या करें, हाइजीन कर ले, अगर सफाई का भी ख्याल कर ले तो दूसरा आ जाएगा। क्या करें, ये तो बड़ी बीमारी ये है ना। हाँ, तो इसके लिए आपको खड़ा पानी वाली जगह कोई भी नहीं रखनी। इवन प्लांट्स के पास भी बहुत ज्यादा जो स्टेगनेंट वाटर है उसको अवॉइड करना है। अच्छा, अगर आपको उस मस्कीटो ने बाइट कर लिया तो सबसे पहले पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद हाई ग्रेड फीवर। ओके, सही है, उसकी स्पाइक्स आएंगी 101, 102। इसके बाद स्टार्ट होगा बॉडी एक एंड जॉइंट पेन।
जॉइंट पेन में सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड जॉइंट्स होते हैं वो हाथ के जॉइंट्स होते हैं, हाथ के और नीज और ये पाँव, एंकल जॉइंट्स। पेशेंट आपको यही कंप्लेन करेगा मैं हाथ मोड़ नहीं सकता, ठीक है, मैं चल नहीं सकता, मेरे पाँव में जान नहीं है। ये टिपिकल वर्ड्स हैं। आप जो भी चिकनगुनिया का मरीज होगा ना, वो आपको यही 3 लफ्ज बोलेगा, क्योंकि इतना सिवियर इन 3 जॉइंट्स में पेन होता है। वैसे तो पूरी बॉडी में पेन होगा। वो ये कहेगा कि मैं जो मुस्लिम शावर होता है ना, या मैं पानी का ग्लास भी नहीं पकड़ सकता, इतना मुझे हाथों में दर्द है। और स्पेशली स्मॉल जॉइंट्स को टारगेट करता है, जैसे फीट एंड हैंड्स। तो फीट के जॉइंट्स होंगे तो पेशेंट इज कैन नॉट स्टैंड, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद रैश, क्योंकि चिकनगुनिया इज अ रैश। अच्छा, इसमें फिर रैश डेवलप होता है। अच्छा, ये कुछ डेंगू में भी होता है ना रैश डेंगू में समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता। अच्छा, डेंगू प्लेटलेट्स को टारगेट करता है ना। अब ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें भी प्लेटलेट्स ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन बेसिक एंड इट इज, ये थैंक्स गॉड, जिस तरह डेंगू इज अ लीथल डिजीज, ये लीथल डिजीज नहीं है। अच्छा, लेकिन इसका जो स्पैन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, वो सेल्फ लिमिटिंग है। वायरल इन्फेक्शन में तो पता है आपको कि कोई भी एंटीबायोटिक्स तो काम करती नहीं है। आपने एंटीवायरल्स भी हम तब देते हैं जब वो कोई नमूनिया हो जाए या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या कुछ और चीज हो जाए, या वो सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाए तो हम करते हैं। अदरवाइज आपको फ्लूइड का ध्यान रखना है, ORS पीना है, अब हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पेन किलर्स, कोल्ड पैकिंग। मगर आप प्रेग्नेंट अगर कोई औरत है उसको कैसे डील करेंगे? उनको देखिए पैरासिटामोल की दर्द की टेबलेट देंगे, क्या करेंगे? पैनाडोल से ना मैंने देखा अक्सर इफेक्ट नहीं होता। एक तो पैनाडोल यानी पैरासिटामोल नहीं करती इतनी अच्छी। हाँ, तो फिर आप IV पैरासिटामोल लगाते हैं तो इट डज वर्क। उसके साथ फिर अगर पेशेंट, क्योंकि वो ये भी कहेगा कि मैं च्यू भी नहीं कर सकता, अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं। और प्रेगनेंसी में तो कहते हैं नोजिया भी बहुत होता है। हाँ। अब वो बोलेगा मैं च्यू भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सारे जॉइंट्स भी इफेक्टेड होते हैं। तो फिर आप उसको न्यूट्रिशनल, अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो आप प्रोटीन की ड्रिप लगा सकते हैं ताकि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को आप बहाल कर सकें। ठीक है। अब जो पेशेंट मैंने देखा था, जो मैंने अभी ट्रीट किया है रिसेंट पास में, उसमें तो फिर मैंने इसको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लगाए क्योंकि उसका मुझे लंग मैच्योरिटी अचीव करनी थी, लेकिन उसका फीवर टूट ही नहीं रहा, उसको सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया। ओह माय गॉड। क्योंकि प्रेगनेंसी मतलब एक तो वो प्रेग्नेंट है, फिर उसके बाद चिकनगुनिया का तो टेस्ट पॉजिटिव आ गया, उसका भी आ गया और एक और कॉम्प्लिकेशन भी हो गई। तो फिर इसके बाद उसका लाइकर कम हो गया और मैंने उसका इमरजेंसी में C सेक्शन किया, फिर मैं ICU में गया। बेबी पेशेंट इवेंचुअली, इसके बाद पेशेंट ने इतना ज्यादा रैश डेवलप कर दिया। बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है ये। ओह माय गॉड। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो आप खाना नहीं खाते, जैसे ही आपने खाना बन किया वैसे ही स्मॉल जर्नी, उसमें वैसे ही अगर आप, वो पेशेंट थोड़ी सी न्यूट्रिशनली वैसे ही डिप्राइव थी, उसके बाद फिर आपने और ज्यादा उसको मतलब उसने खाना पीना बंद कर दिया तो फिर गए। ओ सही। अच्छा, अगर किसी को डेंगू हो जाए और वो प्रेग्नेंट हो, फिर डेंगू तो बहुत ऐसे केसेस आते भी हैं, होते भी हैं कि कोई इस साल तो मैंने नहीं देखा, लेकिन लास्ट ईयर शायद डेंगू की एपिडेमिक बहुत बुरी थी कि प्लेटलेट्स पूरे मार्केट में, पूरे कराची के अंदर प्लेटलेट्स खत्म हो गए थे। इस तरह का इश्यूज चले हैं। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके C सेक्शन होने थे, उनको डेंगू हो गया, पहले डेंगू हुआ, फिर उनके प्लेटलेट्स लो हो गए। प्लेटलेट्स अगर बिल्कुल सही नहीं होते तो हेमरेजिक फीवर, डेथ, सब कुछ हो सकता है। डेंगू का ये बहुत इंसान से अगर हम मुकाबला करें, कंपेयर करें प्रेग्नेंट लेडी का, तो उनके लिए बहुत खतरनाक है ये डेंगू, या हम क्या चिकनगुनिया की बात कर रहे थे, ऐसे जो वायरस है ये बहुत खतरनाक। अच्छा, बेबीज पर भी ये अफेक्ट करते हैं या सिर्फ जिन खातून को हुआ है उन्हीं को? बेबीज को तो देखें, अगर खुदा ना खास्ता आप बहुत ही न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड हैं और बच्चे को खुराक प्रॉपर नहीं मिलेगी तो बच्चा तो इनडायरेक्टली इफेक्ट तो होगा, लेकिन हाँ डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता। डायरेक्ट नहीं करता। खातून जो है उन्हीं को हो रहा है सब कुछ। अब लेकिन क्या होता है कि आपकी बॉडी पे एक्सेसिव बर्डन होता है क्योंकि बेबी इज अ फॉरेन बॉडी। जब अगर बॉडी बहुत ज्यादा फिजिकल क्राइसिस में हो तो पेशेंट को बचाने के लिए यहाँ पे बेबी डिलीवर करना पड़ता है। तो यहाँ बेबी रिस्क में आ जाता है क्योंकि वो आइट्रोजेनिक है, या बोलें कि हमने अपनी मर्जी से एक प्री टर्म डिलीवरी कर दी क्योंकि हमें पेशेंट को उस फिजिकल क्राइसिस से निकालना था, जिस क्राइसिस के अंदर, स्पेशली डेंगू के अंदर, तो डेंगू कन्वर्ट्स इनटू वायरल हेमरेजिक फीवर कि बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स खत्म हो जाते हैं और हर जगह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ये सुना होगा आपने डेंगू के बारे में। और चिकनगुनिया और डेंगू में, चिकनगुनिया इज बेटर क्योंकि चिकनगुनिया में पेन है, उसका कोर्स ऑफ डिजीज 3 से 4 हफ्ते तक है, बट वो
सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक हो जाता है। अगर डेंगी वर्स होने पे आए तो मैंने तो कितनी डेथ्स देखी हैं डेंगी से, बिल्कुल और डेंगी में ट्रीटमेंट भी नहीं है। खासा कोई प्रेग्नेंट का कुछ ऐसा सुना नहीं, इसलिए मेरी मालूमात में नहीं है, तभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, डेंगी से भी मैंने तो गवर्नमेंट सेटअप में काम किया, डेंगी से डेथ होती है इस वजह से कि डेंगी में अगर प्लेटलेट्स खत्म हो गए आपके जिस्म में, और आपकी बॉडी वैसे भी कोगुलेशन जो होती है, जो आपके खून की जमने की सलाहियत होती है, प्रेगनेंसी में कॉम्प्रोमाइज हुई हुई होती है। ओके। नॉर्मली भी कॉम्प्रोमाइज हुई हुई होती है, ज्यादा हो रही होती है। अच्छा। और तो जब वायरल हेमरेजिक फीवर होता है तो जिस्म के खून के जमने वाले खुलिये और इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसलिए पेशेंट का जो DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन जो एक चीज होती है, जो एक खतरनाक चीज होती है जिसमें मरीज मर सकता है, वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती है अगर डेंगी मरीज को हो जाए इफ शी इज प्रेग्नेंट। इसलिए वो बहुत डेडली है। अभी तो मैंने इस साल तो नहीं देखे, लेकिन पिछले साल या इससे पिछले साल पता नहीं, बहुत बुरी एपिडेमिक है, हर दूसरे मरीज मेरे पास आ रहे हैं, उसका मुझे C सेक्शन करना है, उसके प्लेटलेट्स हुए क्योंकि उसको डेंगी हो गए। ओह माय गॉड। अच्छा, फिर उनको जो खातून है अगर उनके मतलब हो गया बेबी, अब उसके बाद उनको ट्रीट करना आसान हो जाता है क्योंकि वो बॉडी फिजिकल क्राइसिस है, क्योंकि देखिए बॉडी का बहुत बड़ा टर्नओवर, ब्लड का टर्नओवर, चीजों का टर्नओवर, न्यूट्रिशन का टर्नओवर बेबी की तरफ मुंतकिल हो रहा है ना। तो अगर जब आप बेबी को रिमूव कर देते हैं, यानी आप उसको बेबी डिलीवर हो जाता है, तो बॉडी थोड़ी रिलैक्स इस सिचुएशन में हो जाती है। लेकिन कोई भी सर्जरी या डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, अगर उसको खून का कोई इशू हो तो ब्लीडिंग हो सकती है, पोस्टमार्टम हेमरेज से मरीज की समटाइम्स डेथ हो जाती है। ओह माय गॉड। इसलिए बहुत आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई भी इंटरवेंशन आप प्रेगनेंसी के अंदर प्लान करते हैं, फॉर इंस्टेंस अगर या पेशेंट समझे डेंगी है, वो प्री टर्म लेबर के साथ आ गई, कुछ भी नहीं था उसको, अब वो लेबर में आ गई, अब उसके प्लेटलेट्स जो है 20,000 है, तो ऐसे पेशेंट्स जब डिलीवर हो जाते हैं तो उनमें हेमरेज, जो हमारे यहाँ पोस्टमार्टम हेमरेज जो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन पाकिस्तान है, ठीक है, मैटरनिटी जो डेथ होती है, मैटरनल डेथ्स होती हैं, उसका कॉमनेस्ट कॉज, सबसे पहला कॉमनेस्ट कॉज जो है वो पोस्टमार्टम हेमरेज है, और अब इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी है। तो कोई भी किस्म का इन्फेक्शन आपको हुआ, पोस्टमार्टम इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उसको इतना ज़्यादा डिसेमिनेट किया कि उससे डेथ हो गई। तो इन्फेक्शन, और इसमें तो इन्फेक्शन भी है और पोस्टमार्टम हेमरेज के चांसेस इसलिए क्योंकि खून के जमने वाले खुलिये, यानी प्लेटलेट्स आपके कम हो गए, वो कम हो गए। तो ये इशू है। प्रेगनेंसी में वैसे लग जाते हैं ये प्लेटलेट्स लगाने को तो वो लग जाते हैं। देखिए, लेकिन प्लेटलेट्स ये होता है कि हम डेंगी के पेशेंट उसी वक्त प्लेटलेट्स लगाते हैं डेंगी के पेशेंट्स को जब पेशेंट ब्लीड करता है, अदरवाइज हम नहीं लगाते। 20,000 पे भी नहीं लगाते। नहीं लगाते वी जस्ट, क्योंकि जो हाफ लाइफ होती है ना, अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल प्लेटलेट्स जिस्म के अंदर डाले, उसकी हाफ लाइफ 6 to 8 आवर्स है। 8 आवर्स के बाद वो प्लेटलेट्स खत्म हो जाएंगे बस जी। 6 to 8 आवर्स। इसीलिए सिर्फ एक्यूट हेमरेज के लिए हम रखते हैं कि ये हेमरेज होगा तो हम लगाएंगे। या अब अगर मुझे नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट करनी है तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट 80,000 तक प्लेटलेट्स चाहिए बॉडी के अंदर, जो नेचुरल प्लेटलेट्स हैं। अगर वो कम है तो जिस वक्त हम डिलीवरी करेंगे मरीज की, उसी टाइम हम प्लेटलेट्स स्टार्ट करेंगे ताकि वो 6 घंटे तक पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करे। हाँ, ठीक है, ओके। इतना कम टाइम है, ये तो बड़ा गलत। और आपको प्लेटलेट्स का टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे C सेक्शन भी करना है तो जब आपने इंसिजन लगाना है उससे 15 मिनट पहले आपने लगाना है प्लेटलेट्स को। इसी तरह नॉर्मल डिलीवरी में जब आप देख रहे हैं कि पेशेंट डिलीवर होने का टाइम आ गया, आपको पता चल जाता है डॉक्टर को कि अब ये डिलीवर होने वाले, बस उस टाइम पे जब आपको लगता है ना कि वो 8 सेंटीमीटर हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई, कि अब मेरे ख्याल से तकरीबन हाफ एन आवर में ये डिलीवर हो जाएगी, उस टाइम पे आपको प्लेटलेट स्टार्ट करने ताकि मैक्सिमम कवरेज मिले। अगर आपने उसको लगा के डिलीवरी कराई, इट विल बी नॉर्मल, वो डिलीवरी के टाइम को कवर नहीं करेगी। सही। और क्या बार बार लगा सकते हैं प्लेटलेट? बार ये होता है कि अगर फिर आप 12 आवर्स पे मॉनिटर करते हैं, फिर उसी तरह नीचे की परवेजाइनल ब्लीडिंग को मॉनिटर करते हैं कि यूट्रस से ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं आ रही। अगर ऑपरेशन किया है तो उसमें हम एक ड्रेन डालते हैं, जो एक पाइप होता है, ताकि अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो तो उसका पता चले आपको। नहीं, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, प्लेटलेट्स अगर जल्दी आप लगाते हैं तो पेशेंट को प्रॉब्लम तो नहीं होती उससे? अपने कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल। मैंने अपनी वैसे प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं करते जैसे ब्लड करता है। हम ब्लड में कंसेंट लेते हैं ना पेशेंट से कि भाई तुम्हारे खून की कमी है, अब तुम कंसेंट फॉर्म पे साइन करो कि इट कैन कॉज एलर्जी रिएक्शन।
तो प्लेटलेट्स भी सिमिलरली एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, लेकिन प्लेटलेट्स कम। भी कर, अच्छा ये सबको करते हैं या सिर्फ प्रेग्नेंट खवातीन की बात हो रही है? नहीं नहीं, किसी सबको को भी कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में तो वैसे ही ज्यादा ही चीजें मैंने देखा है कि हर चीज फ्लेयर हो जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लेटलेट्स का टेम्परेचर, उसकी सारी चीजें मेंटेन करना, क्योंकि मैंने जो भी देखा है, जब भी प्लेटलेट्स का इन्फेक्शन वो देखा है, रिएक्शन देखा है, वो डेडली होता है। जब देखा है, अच्छा। जब देखा बहुत कम है, लेकिन होता है तो मैंने देखा है कि पेशेंट की उसी वक्त डेथ हो जाती है। उसका बहुत डेडली ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है। जो व्हाइट सेल्स होते हैं प्लाज्मा का, अगर आपने कभी सुना हो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का, उसका रिएक्शन नहीं होता। हाँ, सही। लेकिन रेड सेल्स और प्लेटलेट्स दोनों के रिएक्शंस मैंने देखे। फिर क्यों लोग लगवा लेते हैं? अब जिंदगी, मतलब ये बात है ना, रिस्क ओवर बेनिफिट। हाँ, ये वाली बात है। बस एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, आप बीच में खड़े हैं और नहीं करवाएं तो फिर दिल भी इत्मीनान नहीं होता कि आपने नहीं, और अगर आपने नहीं किया तो मरीज पोस्टमार्टम हेमरेज से मर जाएगी ना। उसको अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गई, उसके जिस्म का सारा खून निकल गया, उसको कंट्रोल करने के लिए तो आपको प्लेटलेट्स और ब्लड प्रोडक्ट्स ही लगाने हैं। वही उसका थंब रूल है, गोल्डन आवर होता है। इसी आवर में मरीज को आपको बचाना होता है। अगर वो आवर निकल गया, पेशेंट के जमने वाले खुलिये ज्यादा इस्तेमाल हो गए, तो मरीज मर जाएगा। ओह माय गॉड। तो डेंगू इस हिसाब से बहुत लीथल है। मैं क्योंकि मैंने बहुत अरसे, मतलब मैंने तकरीबन 10 साल गवर्नमेंट सेटअप में काम किया है, सिविल हॉस्पिटल कराची में स्टाफ पे। तो मेरा हर तरह के मरीज का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे मैं एटलीस्ट ये होता है कि मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि ये मैंने, ऑब्वियस इंसान जो जितना एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है, उतना किसी चीज से नहीं सीखता, चाहे आप कितना भी पढ़ लो। हाँ, सही बात है। तो वो वहाँ पे आपको ये होता है कि वहाँ पे आपको हर तरह का एक्सपोजर मिल रहा है। सिंध बलूचिस्तान को वो पूरा कवर कर रहा है, कराची का सिविल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। पूरे सिंध में इतने अच्छे हॉस्पिटल है ना, बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान से दोनों ये बड़े हॉस्पिटल यहीं पर आते हैं। लड़काना से सक्कर अब डेवलप हो गया है, लेकिन हैदराबाद भी, लेकिन ऑब्वियसली कराची जैसे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। ठीक है। अच्छा रुखसाना, अभी तो ये तो आपने बहुत खतरनाक वाली बीमारियों की तरफ आ गए। हम तो बेसिक से शुरू ही नहीं किया था कि अगर प्रेगनेंसी में आपने कहा कि डेंगू और ये हो जाता है चिकनगुनिया, तो ट्रीट करना थोड़ा सा एक आम इंसान का और एक प्रेग्नेंट वुमेन का मुश्किल हो जाता है। डेंगू में तो बहुत ही खैर खतरनाक सिचुएशन आपने बताया, ख्याल रखें, बस यही हो सकता है और कुछ कहा नहीं जा सकता। और दूसरा ब्रूफेन और पॉन्स्टन और ये जो होती है ना सारी, एनसेड्स कहते हैं हम अपनी ज़बान में, ठीक है, उनको नहीं लेना चाहिए किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, क्योंकि वो प्लेटलेट्स को लो करती हैं। ये लोगों को पता नहीं होता, लोग ब्रूफेन भाग रहे होते हैं। और ये हर किसी के लिए, सिर्फ प्रेग्नेंट खवातीन के लिए नहीं है, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। अगर किसी को खुदा प्रेगनेंसी में तो एनसेड्स मना ही करते हैं। सिर्फ डेंगू के लिए बोल रही हैं या डेंगू एंड मलेरिया दोनों के लिए बोल रही हैं? डेंगू, मलेरिया, नहीं मलेरिया के लिए नहीं, डेंगू और चिकनगुनिया, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। मलेरिया तो पैरासाइट से होता है ना। सही। डेंगू और चिकनगुनिया खुदा ना खास्ता अगर किसी को हो गया है तो ब्रूफिन है, जैसे मेफनेमिक एसिड है, पॉन्स्टन के नाम से नॉर्मली अवेलेबल होता है। मुझे केमिकल नेम तो नहीं आ रहा। तो ये दो दवाइयां जो है उसको अवॉइड करना है, नहीं लेना। और रीजन क्या है रुख साहबा? ये प्लेटलेट्स को लो करता है, प्लेटलेट्स को लो कर देते हैं। कोई भी वायरल इन्फेक्शन प्लेटलेट्स को। अब खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी को है और आप सोच रहे हैं बुखार उतारने के लिए जल्दी जल्दी ब्रोफिन के 2-3 चमचे, वो कह रही हैं बहुत खतरनाक है, आपके प्लेटलेट्स को आपको सिर्फ पैरासिटामोल ही लेना है, सिर्फ पैरासिटामोल ही लेनी है और इसके अलावा कोई और दवा नहीं लेनी है। अल्लाह ना करे अगर आपको चिकनगुनिया या फिर डेंगू हो गया है, क्योंकि आपके प्लेटलेट्स का इशू आ जाएगा। और ये नॉर्मल, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की शायद इस वजह से भी हो जाते होंगे कि लोगों की नॉर्मल प्रैक्टिस है, बुखार चढ़ा तो बच्चों को, बड़ों को सिरप पिला देते हैं ब्रूफिन तो बहुत ही नॉर्मल प्रैक्टिस है, बहुत नॉर्मल समझ लिया। अच्छा, ये मुझे भी लगता है, एक दफा मुझे कुछ हुआ था, बुखार हुआ था और मैं धड़ मेरा कोई टेस्ट था, ये क्या था, मैंने ब्रूफिन के 2-3 चम्मच, एक बार 2 बार, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं पीना चाहिए था आपको। बिल्कुल मैं ऐसे वैसे भी मैंने सोचा था मेरा बुखार उतरेगा, मैं पेपर दे दूंगी। वैसे भी आइबुप्रोफेन जो होते हैं, एनसेड्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनको अवॉइड करना चाहिए। जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम ब्रूफिन ले लेते हैं, वॉरन टैबलेट ले लेते हैं, कैफ्लाम ले लेते हैं, ये नॉर्मल, मैं तो खैर मार्केट नेम्स ले रही हूँ, लेना नहीं चाहिए टीवी पे, लेकिन ये नॉर्मल, मैं पेशेंट अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि मार्केट में सबसे कॉमनेस्ट अवेलेबल मेडिसिन हैं ये। इनका ये इशू है कि दे कैन इफेक्ट योर किडनी अगर आप उसको रोज डेली बेसिस पे लें। जी बिल्कुल। जैसे हेडेक के लिए हम ले लेते हैं, बॉडी एक के लिए ले लेते हैं, कोशिश करें अपनी बॉडी को पैनाडोल पे सेट रखें बस। और पैनाडोल को रिपीटेडली, भले आप 8 आवर्स में रिपीट कर लें,
लेकिन कोशिश करें प्लेटलेट्स के। अच्छा, पैरासिटामोल को भी डॉक्टर साहब लोगों का मिजाज है कि 4-4 घंटे बाद भी ले लेते हैं हल्के बुखार में। तेज बुखार में तो मैंने सुना था अगर आपको बुखार तेज है तो आप 4-4 घंटे में 2 टैबलेट ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा तेज भी नहीं है बुखार, खाने की टेबल पे रखी हुई है बस पैरासिटामोल। देखिए इसकी भी डोज है ना, एक जो हमारे यहाँ जो नॉर्मल पैनाडोल मिलती है उसमें 500 mg होता है। ठीक है, ठीक है। जो आइडियल जो मैक्सिमम डोज होती है पैरासिटामोल फॉर अ डे 24 आवर्स वो 2 ग्राम होती है। ठीक है, तो 2 ग्राम से मैक्सिमम 4 ग्राम। हम क्या खा रहे हैं? यानी 6 आवरली से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते। 4 आवर्स तो इट्स 100% नॉट एक्सेप्ट। ये किस लोगों ने इनको कहा है कि जो 4-4 घंटे बाद पैरासिटामोल लेते हैं, और मैं भी लोगों को बताती 4-4 घंटे बाद लो, इतने सुन चुकी थी मेरे कान में इतनी पड़ी है। क्योंकि 2 ग्राम जो होता है वो एक्सेप्टेबल डोज है और 4 ग्राम इज द मैक्सिमम डोज। 4 ग्राम का मतलब कि 2 पैराडोल आपने ली 6-6 घंटे से तो 4 ग्राम बन गया। उससे ऊपर जाएगा तो आपके जिगर पे उसका से मुतासर हो सकता है। ये सारी चीजें लोगों को पता नहीं पता। डॉक्टर साहबा अल्लाह करे कि आज लोग सीखें और समझें और फिर उस पर अमल भी करें। 6 घंटे से पहले 2 पैरासिटामोल ले सकते हैं आप, लेकिन 6 घंटे का वक्फा जरूर रखना है। 4 घंटे ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा अगर आपने हर 4 घंटे बाद लेना शुरू कर दी। और इस तरह के इन्फेक्शन में ब्रूफिन तो बिल्कुल भी नहीं लेने। छोटे बच्चों के लिए क्या करें, उनको तो ब्रूफिन के सिरप पिला दो। पैरासिटामोल के सिरप भी आते हैं ना? हाँ, पैनाडोल, पैरासिटामोल, ठीक है। छोटे बच्चों को पैरासिटामोल के सिरप आप पिला सकते हैं, और मेरे ख्याल उस पे लिखी हुई होती है डोज, है ना? हाँ, डोज पे लिखी हुई होती है। और इंटरनेट पे भी आप अपने एज के और वेट के हिसाब से डालते हैं तो आजकल कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। आपने गूगल पे डाला कि भाई ये दवाई पिलानी है, उसका ये वेट है, वो आपको कैलकुलेट करके दे देगी। इतनी डोज। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट खवातीन की ये 2-3 तो बड़े सिवियर कंडीशन आपने बता दी, इनको हैंडल करना भी मुश्किल हो गया, उनके साथ भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, खवातीन के साथ भी चिकनगुनिया और डेंगू। लेकिन जो नॉर्मल फीवर के साथ अगर आती होंगी खवातीन, तो उनको अगर तेज ऐसे ही कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है लेकिन हाई ग्रेड फीवर हो गया, फिर उनको कैसे डील करते हैं और कितना उनके लिए वो खतरनाक हो सकता है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए फीवर तो जो है वो प्रेगनेंसी में खतरनाक इसलिए होता है कि वो बेबी को मुतासर कर सकता है। अच्छा, ठीक है। और इन्फेक्शन मुंतकिल भी हो सकता है बेबी के अंदर। ठीक है, तो आपको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पता करना है सबसे पहले। लेकिन देना आपको यही ट्रेडिशनल मेडिकेशंस हैं, लाइक पैनाडोल से आपने फीवर उतारा, फिर आपने कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए जिसमें आपको लेवल ऑफ इन्फेक्टिविटी पता चला, अच्छा ये इन्फेक्शन है, आपने कल्चर सेंड कर दिए। जो ब्लड कल्चर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड जो आपको भेजना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फोकल है, जैसे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ फीवर इन प्रेगनेंसी जो होता है वो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, और उसको ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है, बल्कि WHO और अगर आपका वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखे तो ब्लड यूरिन कल्चर जो है अब बेसिक टेस्ट में इंक्लूड कर लिया उन्होंने। क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक यूटीआई भी होता है जिसमें आपको मरीज को कोई जलन, दर्द, पेशाब रुकना, कोई कंप्लेन नहीं होती है, और पेशेंट जो है ऐसे ही आपके पास आता है। और अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है यूटीआई तो उसमें फौरन जो है ना किडनी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको मुकम्मल करेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहेगा। एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। डॉक्टर अदीला ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं आज इनके होने का फ़ायदा लें। बहुत सारी चीज़ों को तो कवर कर चुके हैं। अच्छा, हम नॉर्मल फीवर पर आए थे अभी। अगर नॉर्मल फीवर होता है किसी प्रेग्नेंट खातून को जिनको कोई वायरल ऐसा मसला नहीं है कि जिसपे मतलब वही जो चिकन, ये तो स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन जैसे अब ये मौसम में अनहेल्दी सीजन ही होता है, इसमें फ्लू फीवर तो नॉर्मली हर किसी को हाई ग्रेड हो गया 102 103 हो गया किसी खातून को, फिर तो बस उसको आपने बेसिक सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी है, फिर आपने लेवल ऑफ इन्फेक्टिविटी करानी है, फोकस ढूंढना है कि भाई कहाँ है, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है कि थ्रोट इन्फेक्शन है, क्योंकि अपर आरटीआई इज वेरी कॉमन इन जैसे विंटर्स के अंदर ये सांस होना या गला खराब होना, ये तो नॉर्मल है। तो अगर कुछ आपको नजर नहीं आ रहा है, फॉर इंस्टेंस कोई फोकस नजर नहीं आता, आप सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे, फोकस को ढूंढेंगे, टेस्ट कराएंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे। अच्छा, उनके लिए या उनके बेबी के लिए वो उतना ही हार्मफुल होगा जितना कि सिचुएशन डेंगू या उसमें हो जाती है चिकनगुनिया में? नहीं, नॉर्मल फ्लू और फीवर तो किसी को भी हो सकता है, वो कोई इतनी डेंजरस नहीं होता। बस ये है कि अगर फ्लू है, कॉफ है, तो आपको सिम्प्टोमेटिकली दे, कॉफ है तो कॉफ सिरप देना है, फ्लू है तो फ्लू को ट्रीट करना है। लेकिन हाँ,
हर इन्फेक्शन को अगर इतना हाई ग्रेड हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। आपको डॉक्टर के पास या गायनाकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, उसको उसके अकॉर्डिंगली सारा इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले कौन सा फोकस है। यही बता रही हूँ कि यूटीआई होता है, यूटीआई में फीवर होता है, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा होता क्या हुआ है, किडनी इफेक्ट हो जाती है, किडनी में स्वेलिंग हो जाती है, तो आपको देखना है ना, क्योंकि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या ज्यादा इन्फेक्शन है यूरिन में तो उनको एंटीबायोटिक्स से ट्रीट करना है। एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में कोई हार्मफुल नहीं होती। हाँ, यही मेरा अगला सवाल था कि एंटीबायोटिक, लेकिन एम्पेरिकल ये स्टूपिड तरीके से, वैसे भी एंटीबायोटिक तो आजकल मना करते हैं कि आप इस तरह एंटीबायोटिक्स नहीं लो विदाउट एनी रीजन। तो सिमिलरली प्रेगनेंसी में और हम अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे पास एक स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स वैसे ही कम होता है। हम कुछ एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, उसका एक सेफ्टी प्रोफाइल होता है कि भाई ये एंटीबायोटिक्स जैसे सेफेक्सिम ग्रुप है ये हम दे सकते हैं, ऑगमेंटिन, एमॉक्सिसिलिन एंड कोएमॉक्सिक्लेव है ये हम दे सकते हैं। तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स, हर एंटीबायोटिक्स जैसे नोविडेट है, जैसे प्रोफ्लॉक्सिसिन ग्रुप है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत दिया जाता है, वो सेफ नहीं होता प्रेगनेंसी में। तो आपके पास एक बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है जो 100% सेफ होता है प्रेगनेंसी में। और कोई भी सिवाय फॉलिक एसिड और कैल्शियम की कोई भी कैटेगरी ए में नहीं आती ड्रग प्रेगनेंसी में। हर ड्रग कैटेगरी बी में आती है। तो कैटेगरी बी के अंदर बहुत कम एंटीबायोटिक्स हैं, तो आपके पास एक बहुत स्मॉल स्पेक्ट्रम है जो आप एंटीबायोटिक्स मरीज को दे सकते हैं, इसलिए बार बार हम एंटीबायोटिक्स देने का मना करते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन है तो ट्रीट करना है। सारे डॉक्टर्स इस बात का ख्याल रखते हैं कि ये प्रेग्नेंट हैं तो इनके लिए एक अलग किस्म की जो है वो एंटीबायोटिक है। हर एंटीबायोटिक मेरे ख्याल से अगर किसी फैमिली फिजिशियन के पास, बिकॉज क्योंकि नज़ला, बुखार, खांसी के लिए प्रेगनेंसी में लोग गायनाकोलॉजिस्ट के पास नहीं आते, तो अक्सर मैंने देखा जीपी के पास चले जाते हैं। तो ये तो गलत है, ये गलत प्रैक्टिस है क्योंकि उनको समटाइम्स, मैं कितनी दफ़ा पेशेंट्स को देखती हूँ कि उनको एंटीबायोटिक्स रेकमेंड कर दी है किसी भी फैमिली फिजिशियन ने या जीपी ने, वो एंटीबायोटिक सेफ नहीं होती। तो मेरे ख्याल से अगर कोई पेशेंट आप ऐसे देख रहे हो, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग हर सेल्फ बाय हर ऑन योर ओन, आप गायनाकोलॉजिस्ट के पास रेफर करो क्योंकि उनको ड्रग का सेफ्टी प्रोफाइल पता होता है। और दूसरी बात है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होता है तो वी ऑलवेज टेक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, लाइक हम फिजिशियन को इन्वॉल्व कर लेते हैं। फिजिशियन हमें बताता है कि भाई आपने ये ट्रीट करना है, तो इन कोलैबोरेशन विद फिजिशियन वी कैन ट्रीट बेटर देन अ नॉर्मल जीपी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गायनाकोलॉजिस्ट के पास आए ताकि वो बेहतर तौर पे उसको ट्रीट कर सके। हाँ, अगर को हम ऐसा हमें लगता है कि नॉर्मल बुखार नहीं है और ये नॉर्मल से कोई बड़ी चीज़ है, तो फिर आप उसमें भी स्पेशलिस्ट को, नॉट जीपी, स्पेशलिस्ट जो जनरल फिजिशियन है, आपने इसको इन्वॉल्व कर लिया। जैसे हम लोग बहुत कॉमनली देख रहे होते हैं, हमारे पास डायबिटीज के पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो डायबिटीज हम अकेले तो ट्रीट नहीं करते ना, उसके लिए हमें डायबिटोलॉजिस्ट की किसी ना किसी तौर पे किसी ना किसी टाइम पे जरूरत पड़ती है। और अगर इंसुलिन की डोज फॉर इंस्टेंस सबसे सेफेस्ट जो अगर ड्रग बोलें प्रेगनेंसी में शुगर को कंट्रोल करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम मेटफॉर्मिन ओरल आजकल ये सेफ है, लेकिन सब इसके अलावा तो फिर इंसुलिन ही है ना। तो इंसुलिन की डोजेज जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट के साथ डायबिटोलॉजिस्ट, यही मेरा अगला सवाल है। अगर कोई प्रेग्नेंट खातून जो है अगर वो डायबिटिक भी है तो और उनको इंसुलिन लग रही है तो सेफ होती है उनके लिए? इंसुलिन 100% सेफ इन प्रेगनेंसी। अच्छा, अगर कोई ड्रग हम बोलें कि एंटी डायबिटिक ड्रग, अगर कोई पेशेंट जो पहले से डायबिटिक है या उसको जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो गई है, दोनों सिचुएशन में इंसुलिन इज द बेस्ट ड्रग टू गिव। ठीक, लेकिन वो थोड़ा सा पेशेंट का जो एक्सेप्टेंस रेशियो है ना वो थोड़ा कम है, क्योंकि ऑब्वियसली रोज एक इंजेक्शन लगाना, और स्पेशली उन पेशेंट जो स्टैब्लिश डायबिटीज है उनका तो माइंड मेकअप होता है कि हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है, वो थोड़ा सा सेंसिटाइज्ड होते हैं। शुगर कंट्रोल करना, शुगर को मॉनिटर करना, ये सारी चीजें उनकी लाइफ का एक हिस्सा होती है। लेकिन एक जो एक जेस्टेशनल डायबिटीज, इसी प्रेगनेंसी में ही पहली दफा डायबिटीज डायग्नोस हुई है, वो पेशेंट जरा से चैलेंजिंग होते हैं डील करना, क्योंकि उनको पहले तो इस बात के लिए राजी करना कि आपका गोलियों से, क्योंकि गोली में सिर्फ एक ही गोली सेफ होती है प्रेगनेंसी में, दैट इज मेटफॉर्मिन, जो ग्लूकोफेज के नाम से नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल है। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रही है और डाइट से कंट्रोल नहीं हो रही है तो आपको फौरन स्विच करना होता है इंसुलिन पे, वरना बेबी को इफेक्ट कर सकती है। अच्छा, अब अगर ये किसी को प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ हो रही है डायबिटिक, वो उससे आपने कहा ना सिर्फ उस पीरियड में हो रही है, या चांसेस हैं कि अगर उन्होंने ख्याल नहीं रखा प्रेगनेंसी के बाद भी वो बस हो जाए, उनको कंटिन्यू पेशेंट ही हो जाए? देखिए, मिलते हैं ऐसे केसेस भी आपको? हाँ, अच्छा। एक तो मिलते भी हैं और समटाइम्स वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, ठीक हो जाती है, बट फर्दर रिस्क इन लाइफ डायबिटीज का जो है नॉर्मल से 50% इंक्रीज हो जाता है।
अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, ओबेसिटी हो गई, हाँ। तो वजन बढ़ गया, तो और ज्यादा जल्दी डायबिटीज आपकी लाइफ में आ जाती है। अच्छा, ये भी होता है। और और दूसरी- बेबी भी इफेक्ट करता है उस डायबिटिक से? कैसा हो सकता है कि वो जेस्टेशनल baby- डायबिटीज होती ही मरीज के लिए खतरनाक नहीं है, वो होती ही बेबी के लिए खतरनाक है। सबसे Oh my इम्पोर्टेंट बात ये है। God, अच्छा, क्योंकि ये तो ये स्मॉल, बताएं। बहुत ही स्मॉल पीरियड होता है, उसको हमें आपको जल्दी जल्दी शुगर कंट्रोल करनी होती है और टाइट कंट्रोल रखना होता है। टाइट कंट्रोल मतलब ये नहीं होता कि आप चीट करें, चीट नहीं कर सकते आप, आपको डाइट भी करनी है, स्ट्रिक्ट डाइट करनी है। तो ये पॉसिबल है कि बेबी को हो जाए? बेबी को डायबिटीज नहीं होती, बेसिकली फिर? बेबी की इंट्रा यूट्राइन डेथ के चांसेस होते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा डेंजरस। ये होता है कि जितना जितना ज्यादा उसको शुगर डिलीवर होगा थ्रू मदर्स ब्लड, उसमें वहाँ गड़बड़ हो सकती है ना, वहाँ पे अनएक्सप्लेन स्टिल बर्थ्स जो हम कहते हैं वो होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसीलिए तो हम डायबिटिक पेशेंट से बहुत डरते हैं। ओ माय गॉड। और स्पेशली जो ये 34 वीक्स के 34 से 36 का जो विंडो होता है ना, 36 के बाद तो पेशेंट को आप डिलीवर करा सकते हैं ना जहां आपको गड़बड़ लगी। 34 से 36 जो होता है ना, ये बड़ा ग्रे जोन होता है, इसमें इंट्रा यूट्राइन डेथ के चांसेस भी होते हैं। और ऐसा बच्चा जो हम थोड़ा सा जल्दी डिलीवर कर दें, उनके लंग्स मैच्योर भी नहीं होते। ठीक है, ये वैसे प्रेगनेंसी में जिनको डायबिटिक हो जाते हैं, रीजन क्या होते हैं उनके? देखिए रीजन जो है ना, इसके कॉमनेस्ट 5 रीजंस हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो हमारी खुद की रेस, जो पाकिस्तानी है वो डायबिटिक हो सकता है। पहले तो ये बात समझ लें। ये तो हो गया। मतलब ये नहीं है कि मेरे चाचा को नहीं थी तो मेरे मामू को नहीं थी, मेरी मम्मी को नहीं है, मेरे पापा को नहीं है तो मुझे क्यों हो गई। ठीक है। ये बोल ही नहीं सकते। माय रेस इज अ रिस्क फैक्टर। ठीक है। ठीक है, अगर आपकी पहले अनएक्सप्लेन इंट्रायूट्राइन डेथ हुई है, या बहुत सारे मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, और या आपके बहुत मोटे बच्चे पैदा हुए हैं पहले, या आपका पहला जो बच्चा हुआ है उसके अंदर उसका जो बच्चे की खुराक थी जिसको हम लाइकर बोलते हैं वो बहुत एक्सेसिव था, या डिफिकल्ट डिलीवरी हुई है इससे पहले नहीं, वाली। किसी का फर्स्ट बेबी और उसको बता दिया कि अब आप डायबिटिक है, तो उसकी रीजन क्या होगी? उसने खाना पीना अच्छा नहीं किया, या उसका लाइफ स्टाइल था, या क्या है? फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है तो हमारी रेस, मैंने आपको बोला ना, पाकिस्तानी एंड इंडियन रेस, हम साउथ एशियन रेस है ना। ठीक है। साउथ एशियन रेस में जो भी, जैसे मैं तो मरीज को कहती हूँ कि आप प्लीज, अब आप प्रेग्नेंट हो गए, अब आप प्री डायबिटिक हैं, एक्सेप्ट कर ले पहले से बता दो कि शुगर इंटेक आपको कम करना है। मैं तो शुरू से ही डाइट काउंसलिंग में बताती हूँ कि आप डायबिटिक हो। मैंने तो कहीं सुना था सिर्फ शुगर तो मसला होता ही नहीं है। सही बात है डायबिटीज का? डायबिटीज तो देखिए, जो डायबिटीज अगर प्रेगनेंसी में हो ना, तो वो मरीज के लिए डेंजरस है ही नहीं। पहले तो ये बात समझ लें, वो डेंजरस है ही बच्चे के, बेबी के लिए। ठीक हो गया। तो आपको इसलिए टाइट कंट्रोल करना है क्योंकि आपको अपने बेबी को हेल्दी रखना है। सही। क्योंकि जैसे उसको शुगर डाला डिलीवर होगी, वो मोटा होता जाएगा, जैसे ओबेसिटी बच्चों में हो जाती है। ठीक है। तो वो शुगर उसको होगी, वेट उसका जल्दी बढ़ेगा, लेकिन उसके सारे ऑर्गन्स मैच्योर देर से होंगे। ये एक अजीब चीज होती है इसमें। अच्छा जी, ये क्या बात की आपने? हाँ, मरीज का आप देखेंगे, अगर आप अगर उसका ग्रोथ स्कैन्स कराएंगे तो मरीज का वेट, बच्चे का वेट ज्यादा होगा। हाँ। तो बच्चे का वेट ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बच्चा मैच्योर हो चुका होता है। ऑर्गन्स स्लोली मैच्योर होते हैं, स्पेशली लंग्स। अपीयरेंस दिख रही है आपको कि वो, जैसे हम ओबीस पेशेंट के लिए बोलते हैं कि आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अंदर से मैं बहुत कमजोर हूँ। अच्छा। ओबीस पेशेंट अंदर से कमजोर होते हैं ना भाई, उनको आर्थराइटिस जल्दी हो जाता है, उनको डायबिटीज हो जाती है। इसी तरह वो बच्चा भी होता है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ लिटिल ह्यूमन। उसका वेट ज्यादा हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा खाना पीना उसकी माँ दे रही है। उसकी माँ शुगर ज्यादा खा रही है, उसको प्रोटीन ज्यादा लेना है प्रेगनेंसी में। सही। अच्छा, बचाएं कैसे खवातीन अपने आप को कि वो ना जाएं डायबिटीज की तरफ, स्पेशली प्रेगनेंसी में ना जाएं, तो क्या करें? एक्स्ट्रा शुगर्स बिल्कुल नहीं है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक जो हमारा होता है ना, कि हमें लगता है कि प्रेगनेंसी जो है वो चीट पीरियड होता है, उसमें हम हर चीज लेते हैं। आप कह रही हैं उसमें भी वैसे ही ख्याल रखना है जैसे किसी को अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, या ज्यादा रखना है? ठीक है। आपको कैलोरी काउंट भी, नॉर्मल कैलोरी काउंट अगर आपको अगर फॉर इंस्टेंस 1800 कैलोरीज लेनी है, तो प्रेगनेंसी में 2100 कैलोरीज लेनी है, कोई 300 से ज्यादा नहीं लेनी है। अच्छा। और उसमें भी चॉइस ऑफ फूड देखना है। अगर शुगरी फूड आप ले रहे हैं तो ये गलत है, लेना ही नहीं है। शुगरी फूड लेना है, अगर डायबिटिक है तो लेना ही नहीं है, और अगर डायबिटिक नहीं है तो कम लेना है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, जो एक्स्ट्रा शुगर्स हैं वो आप कट डाउन करें, क्योंकि आप तो अब आप एक चाय का कप पी रही हैं, इसमें मिल्क है, मिल्क में मिल्क शुगर है। सही है। राइट। ठीक है। लैक्टोज है इसके अंदर। इसी तरह रोटी है, उसमें तो है, उसमें शुगर है। चावल है, उसमें शुगर है।
आलू है उसमें शुगर है, तो शुगर तो हर चीज में है ना, तो आप एक्स्ट्रा शुगर तो अब अल्लाह ताला ने दिया है, इसका मतलब है इसकी बहुत जरूरत है इंसान को। देखिए जरूरत तो है, जरूरत तो है, रोटी में भी दे रहा है वो, क्योंकि हमारा ब्रेन को तो सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए अगर देखा जाए तो। ब्रेन का जो मेन न्यूट्रिशन है वो प्रोटीन तो है ही नहीं है, वो तो तो ग्लूकोज। अल्लाह ताला ने बोला है कि आप लें, लेकिन किसी भी चीज का कोई भी चीज मीठी आप खाओ तो वो डेंजरस। अब खजूर के लिए भी, खजूर इज वेरी हेल्दी इन प्रेगनेंसी, आपको लेनी है, लेकिन हाँ डायबिटिक हो तो फिर शुगर भी नहीं, आप तो खजूर भी नहीं लेनी उनको खजूर भी नहीं लेनी अगर वो अनकंट्रोल डायबिटीज पे जा रही है तो। अच्छा, ये तो बड़ा डेंजरस हो गया। हाँ, तो फ्रूट्स भी, जैसे हम फ्रूट्स में भी बता देते हैं लिमिटेशन है कि आप फ्रूट सारे ले सकते हैं दिन में एक, लेकिन खजूर, अंगूर और ये आम और केले, ये चार सारे अच्छे फ्रूट निकाल दिए ये 4 फ्रूट के अलावा सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। हाँ, बाकी तो किसी में इतना शुगर होता ही नहीं है। हाँ, तो ये 4 फ्रूट आपको नहीं लेने। सही है, सही। अच्छा, अब हमने शुगर की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर की। वो प्रेगनेंसी में कितना खतरनाक हो सकता है, हो जाता है, और उसको कंट्रोल रखने के लिए क्या करना है, लाइफस्टाइल कैसे रखना है। अगर किसी को है ही नहीं ब्लड प्रेशर तो फिर कैसे, किसी को पहले है ही नहीं और अब प्रेगनेंसी के बाद पता चला कि उसको तो ब्लड प्रेशर है, तो अब वो क्या करें? देखिए, ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी इज अ रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं वैसे हम इसको। 2 तरह के ब्लड प्रेशर के मरीज मेरे पास आते हैं। एक वो होते हैं जो प्रेगनेंसी में डेवलप करते हैं ब्लड प्रेशर। क्यों? उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी इज अ रिस्क फैक्टर। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये कि फैमिली हिस्ट्री आपकी हाइपरटेंशन की है, आपके घर में आपके अम्मी अबू जो भी है, आपका फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, मामू चाचा, दादा दादी, नाना नानी, दीज आर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स। इनमें से किसी को ब्लड प्रेशर है तो आपको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो सकता है। अच्छा, ठीक है। ये 2-3 है, और 2-3 है, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, डायबिटीज खुद है, तो ये, और प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर आपको हाइपरटेंशन हुआ है तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जिसमें आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है। अब हाइपरटेंशन को रोकने के लिए अगर हमें इनमें से कोई भी हिस्ट्री लगती है और मरीज की थोड़ी सी बैड ऑब्जर्व, तो हम एस्पिरिन को स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो प्रोलॉन्ग कर लेती है और वो प्रिवेंट करती है हाइपरटेंशन को इन प्रेगनेंसी। अगर किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो गया है तो उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए ब्लड प्रेशर की गोली खानी है, और मरीज वो भी बेबी को इफेक्ट नहीं करेगी, वो भी मदर ही खाएंगी, वो भी मदर उन्हीं को लगेगी, उन्हीं को लगेगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर किसी मरीज को हो तो बच्चे के लिए ये इशू है कि बच्चे की, जैसे उसमें बच्चा मोटा हो जाता है डायबिटीज में, इसमें बच्चे को खुराक में नहीं मिलती है, उसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। जिसमें मदर को हाई ब्लड प्रेशर है उसमें बेबी की हेल्थ अच्छी नहीं होती, बल्कि वो दुबला हो जाता है, और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी हो जाती है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। हाँ, इसीलिए प्रेगनेंसी में जो अगर हम डिवाइड करें कि प्रीटर्म प्रेगनेंसीज, जो प्रीटर्म लेबर होता है या बच्चे जो दुनिया में वक्त से पहले बच्चे आते हैं, उनमें एक 25% जो कॉज होता है प्रीटर्म डिलीवरी का, वो ब्लड प्रेशर है। ओह माय गॉड। तो फिर अब ये एक तो ये कि पहले जाके पता चल जाए कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं। और ब्लड प्रेशर के लिए हम इसलिए बहुत ज्यादा, क्योंकि ब्लड प्रेशर समथिंग जो बहुत अच्छे कंट्रोल भी हो जाता है और ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन प्रिवेंट भी हो सकती है, बट उसमें यही होता है कि मरीज थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है ब्लड प्रेशर की गोली खाने के लिए। हाँ। ये ब्लड प्रेशर उसी टेन्योर में, जैसे इसका ये नहीं होता है कि रिस्क है कि आपको फर्दर लाइफ में ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन ज्यादातर प्रेगनेंसी में होता है और प्रेगनेंसी के बाद लिमिट हो जाता है, तो ये गुड न्यूज है। अच्छा, यानी ये वो है कि आपको प्रेग्नेंट जब है तो तब तक हो रहा है, उसके बाद आप, हाँ, मतलब ये होता है कि बस उस पीरियड में फिर आपने अपने खाने पीने, नींद, इन सब चीजों का ख्याल, बस उसमें ये कि सॉल्ट इंटेक आपने करना है, और ये आपकी बॉडी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, सॉल्ट इंटेक नहीं करना। हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि आपकी अवल नाल जो होती है, यानी प्लेसेंटा जो हम कहते हैं, दिस इज वन ऑफ द कॉज जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। अच्छा। तो जब डिलीवरी हो जाती है तो प्रेगनेंसी तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर खत्म हो जाता है, क्योंकि कल्प्रिट तो प्लेसेंटा है, वो तो जब तक बेबी है तब तक है। अच्छा। तो उसका ये है कि उसमें आप ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करेंगे अगर ब्लड प्रेशर की गोली खाएंगे, यानी गोली इज द मेन थिंग, डाइट कंट्रोल से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यानी कि ये नहीं है कि ये खाओ ये नहीं खाओ, ठीक है, अच्छी बात है, आपने जैसे डायबिटीज में आपके पास ऑप्शन होता है ना कि अगर माइल्ड सी डायबिटीज है तो आप पेशेंट को कहते हैं नहीं आप वॉक भी करें, आप अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखें, आप शुगर कम खाएं, तो ये सारी चीजें हैं। ब्लड प्रेशर में ऐसी चीज नहीं है, ब्लड प्रेशर है तो आपको गोली खानी है, ब्लड प्रेशर नहीं है तो ये वाली बात जो है ना डॉक्टर साहब, मेरी मदर को चूंकि हाई ब्लड प्रेशर है और वो उन्होंने खाया, कुछ अर्से दवा छोड़ दी, वो ऐसे करती रहती थी, तो डॉक्टर ने भी उनको बताया था कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है कि कुछ भी हो जाए, आपको लग रहा है कि इस वक्त आपके नहीं है,
तब भी आपने खाना है। ये क्यों है ब्लड प्रेशर के लिए? यानी जब आप फील कर रहे हैं कि अब ये मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन एक पाबंदी से, एक वक्त के मुताबिक जो टेबलेट आपको दी गई है उसे खाना ही खाना है। ये ब्लड प्रेशर के लिए इतनी सख्ती क्यों है? ब्लड प्रेशर बेसिकली अगर आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें ना, तो ये शरियानों के अंदर एक फॉल्ट आना शुरू हो जाता है कि वो ब्लड प्रेशर को, ब्लड की रेजिस्टेंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। हाँ, तो आपकी जब ब्लड कैपिलरीज में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया है, ठीक है, आपके बाल कम हो रहे हैं तो आपने विग लगाई, ठीक है, आपके बाल कम हुए तो आपने तेल लगाया, ठीक है, सेम गोज विद दैट। अगर आप नहीं करेंगे इसकी केयर, अगर आप ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, और वो अब ब्लड प्रेशर की गोली से कंट्रोल, अब वो आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल खत्म हो गया, अब वो गोली से ही कंट्रोल होगा। ये बात मरीज को समझनी चाहिए। अच्छा, सही है। बस मतलब यानी ये नहीं होता कि मैं वॉक करूंगी या मैं डाइट करूंगी या मैं हाँ, जैसे शुगर का ताल्लुक है ना कि डाइट और एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सही। डायबिटीज में तो हाइपरटेंशन में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो गया है, उसको बेहतर, अब आपकी बॉडी के अंदर सलाहियत नहीं रही ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की, आपको गोली खानी है। ठीक, इसका थंब रूल है, सीधा सीधा। सही है, बस इसको ऐसे ही खाना है जैसे आपने खाना खाना होता है। बिल्कुल। आपकी ब्लड प्रेशर आपको आ रहा है हाई, नहीं आ रहा, कुछ भी है, लेकिन एक दफा आपकी बॉडी में ये बीमारी दाखिल हो गई है अगर, तो अब वो छुपी हुई है या नॉर्मल है, वो रिएक्शन दे रही है या नहीं दे रही है, लेकिन आपने गोली पाबंदी से खानी है। अब आप चाहे प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, दोनों सूरतों में, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है ना। कॉम्प्लिकेशंस ये है कि हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। अच्छा, प्रेगनेंसी में भी ये दो चीजें होती है। प्रेगनेंसी में एडेड एक और इशू होता है जिसको हम एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया, जिसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है और फिट पड़ने का चांस होता है औरत को, ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड प्रेशर की वजह से। ओह माय गॉड, औरत को कि बेबी को? औरत को। अच्छा, इसलिए ये इट इज इक्वली डेडली फॉर बेबी एंड मदर। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ तो ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है, और स्वेलिंग होने के बाद आपको फिट पड़ सकता है और आपकी जान जा सकती है। दिस इज वाई हम लोग ब्लड प्रेशर के वाले मरीज में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, सिर्फ बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, सही, माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि उसको एक्लेम्सिया हो सकता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कैन टर्न इनटू एक्लेम्सिया, यानी ब्लड प्रेशर के अंदर फिट पड़ने को हम अपनी लैंग्वेज में एक्लेम्सिया कहते हैं। सही। और जो बहुत कॉमन है, इट्स वेरी वेरी कॉमन। अच्छा, और ये सिर्फ प्रेगनेंसी में होगा, आम हालत में फिट वाला मसला नहीं होगा? नहीं, उसमें भी हो सकता है? नहीं, उसमें नहीं, उसमें ज्यादातर स्ट्रोक कॉमन होता है। तो यानी ज्यादा डेंजरस ये तो फिर प्रेगनेंसी में हो गया ब्लड प्रेशर। ओके, थैंक यू। और उसका थंब रूल है कि आपको ब्लड प्रेशर की गोली खानी। मेरा टेक होम मैसेज आज यही है कि जो औरतें ब्लड प्रेशर का शिकार हैं प्रेगनेंसी में, दे शुड टेक ब्लड प्रेशर मेडिसिन। ब्लड प्रेशर मेडिसिन, और अगर उनको ये वाला आपने कहा डायबिटिक है तो फिर उसकी टेबलेट भी, वो क्या इंसुलिन, आई थिंक आपने बोला इंसुलिन, अगर वो डाइट कंट्रोल से नहीं कंट्रोल हो रही शुगर, तो उसके लिए इंसुलिन या मेटफॉर्मिन लेनी है। चले, ठीक है, टाइम है हमारे पास, चलें। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू रही, बहुत कुछ हमने आज आपसे सीखा और उम्मीद करेंगे अगले हफ्ते भी आप आएंगी तो हम आपसे और बहुत सारे सवाल करेंगे। बहुत सारे सवाल कान में आ रहे थे, लेकिन चूंकि आप बहुत इन्फॉर्मेटिव बात कर रही थी तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि उसको मैं ब्रेक करूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आई होप नाज़रीन आपको भी आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। और सिखाने का मकसद ये होता है कि सीखना नहीं है सिर्फ, सुनना नहीं है सिर्फ, उस पर अमल भी करना है और अपनी लाइफ स्टाइल को बेटर बनाना है, ताकि आप एक हेल्दी जिंदगी गुजार सके। क्योंकि सेहत है तो जिंदगी है, तो दुनिया है, तो बहारें हैं, तो सब कुछ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।